मैं एडवोकेट मनोज कुमार कानून की जानकारी की अगली कड़ी में आज का विषय है क्या एग्रीमेंट टू सेल अर्थात विक्रय अनुबंध को पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है अर्थात एडमिसिबिलिटी ऑफ अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल। थोड़ा कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को अंत तक सुनेंगे तो सारे प्रोविजंस स्पष्ट हो जाएंगे। जब भी हम अचल संपत्ति खरीदने जाते हैं तो प्रायः सेल डीड के पहले एक एग्रीमेंट टू सेल बनाते हैं जिसमें खरीदी जाने वाली भूमि का पूरा विवरण, बेचने और खरीदने वाले का विवरण, संपत्ति के मूल्य और उसके भुगतान का विवरण होता है। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है कि एग्रीमेंट टू सेल बनाने में मुख्य रूप से 4 लॉ के प्रावधान लागू होते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। एग्रीमेंट टू सेल के संदर्भ में इनके प्रावधान किस प्रकार लागू होते हैं और एग्रीमेंट टू सेल को पंजीकृत करना कितना आवश्यक है, आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। एग्रीमेंट टू सेल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2E में परिभाषित है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को इस प्रकार समझते हैं कि एग्रीमेंट क्या है? भविष्य में किसी संपत्ति को उल्लिखित नियमों और शर्तों पर बेचने के लिए लिखित डॉक्यूमेंट्स को एग्रीमेंट अर्थात समझौता कहते हैं। यही एग्रीमेंट जब कानून द्वारा लागू करने योग्य होता है तो यह अनुबंध अर्थात कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कानून द्वारा लागू करने योग्य कब होता है? जब कॉन्ट्रैक्ट के शर्तों को पूरा करता है। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट और इनकी लीगल इन्फोर्सेबिलिटी को पूर्व के वीडियो में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर में मैंने बताया है। इस विषय को आप मेरे चैनल वी लीगल सर्विसेज पर जाकर देख सुन सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा प्रत्येक वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित हस्तांतरण ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट द्वारा कवर होता है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 54 के तहत इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि अचल संपत्ति की बिक्री के लिए अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसमें पक्षकारों के बीच संपत्ति हस्तांतरण की शर्तें निर्धारित होती हैं। अर्थात किसी संपत्ति के हस्तांतरण के लिए निर्धारित शर्तों का लिखित डॉक्यूमेंट को समझौता अर्थात एग्रीमेंट कहते हैं। मुख्य प्रश्न है कि क्या एग्रीमेंट टू सेल का रजिस्टर्ड होना आवश्यक है? इसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। जहाँ तक दस्तावेजों के पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन का विषय है, यह इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 में बताया गया है कि कौन कौन से दस्तावेजों का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17(1) में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जैसे सेल डीड, गिफ्ट etc. जो भी है जिसमें 100 रुपये या उससे अधिक की कीमत की अचल संपत्ति का हस्तांतरण होता हो, उसे रजिस्टर्ड किया जाना अनिवार्य है। और विदित है कि आज की तिथि में कोई भी अचल संपत्ति की कीमत 100 रुपये से बहुत ही ज़्यादा होती है। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 17(1) सब क्लॉज ए को पढ़ें तो लिखा है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स विच परपोर्ट और ऑपरेट टू क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट और एक्सटिंग्विश whether in present or in future any right, title or interest, whether vested or contingent, of the value of 100 rupees and upward to or in immovable property।
ये कंडीशंस के साथ है, ये कंडीशन दिया गया है जिसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। यहाँ लिखा गया है वेदर इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। क्या मतलब हुआ इसका? जब कोई सेल डीड, गिफ्ट डीड बनता है तो तत्काल प्रभाव से ही संपत्ति का हस्तांतरण हो जाता है, लेकिन जब कोई एग्रीमेंट टू सेल बनता है तो यहाँ भविष्य में संपत्ति हस्तांतरण का प्रॉमिस होता है। इसके साथ संपत्ति हस्तांतरण के बदले एक कंसिडरेशन का प्रॉमिस होता है। संपत्ति का हस्तांतरण यहाँ भी होता है एग्रीमेंट टू सेल के साथ भी, लेकिन भविष्य में होता है। इस प्रकार से संपत्ति के हस्तांतरण का डॉक्यूमेंट का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। तो यह कहा जाएगा कि किसी अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए बनाया गया एग्रीमेंट टू सेल का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। अब देखते हैं सेक्शन 17(1)(a ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या कहता है। द डॉक्यूमेंट्स containing contracts to transfer for consideration any immovable property for the purpose of section 53A of the Transfer of Property Act 1882 shall be registered if they have been executed on or after commencement of the registration and other related laws, and if such documents are not registered on or after such commencement, then they shall have no effect for the purpose of said section 53A। अर्थात ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 53A के उद्देश्य से किसी भी अचल संपत्ति को विचारार्थ हस्तांतरित करने के अनुबंध वाले दस्तावेजों को पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है। अब यहाँ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 53A को भी समझना होगा। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 53A पार्ट परफॉर्मेंस के सिद्धांत से संबंधित है। इसका सिद्धांत है कि जब किसी व्यक्ति ने अचल संपत्ति की बिक्री के अनुबंध के आंशिक पालन में संपत्ति या उसके किसी हिस्से पर कब्जा कर लिया है और अनुबंध पंजीकृत नहीं है, लेकिन क्रेता ने अनुबंध का अपना हिस्सा पूरा कर लिया है, तो पंजीकरण के अभाव के बावजूद क्रेता अनुबंध के निष्पादन का हकदार होगा। अर्थात सेक्शन 53A में प्रावधान है कि यदि किसी खरीदार ने किसी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, किसी संपत्ति का जो संपत्ति के खरीदने या बेचने का एग्रीमेंट हुआ हो, अगर उस संपत्ति पर अपना कब्जा कर लिया है खरीदार ने या बिक्री समझौते को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी किया है, तो विक्रेता अनुबंध के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से केवल इसलिए इनकार नहीं कर सकता क्योंकि यह पंजीकृत नहीं था। इस सेक्शन का उद्देश्य धोखाधड़ी को रोकना और उन खरीदारों के वास्तविक अधिकारों की रक्षा करना है जिन्होंने ईमानदारी के साथ काम किया है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उस डॉक्यूमेंट का प्रभाव क्या होगा, यह भी बताया गया है। सेक्शन 49 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट विच डिस्क्राइब्स इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। क्या लिखा है? द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड to make it legally enforceable. An unregistered document shall not affect any immovable property comprised therein and shall not be received as evidence of any transaction affecting such property or conferring such power। क्या अर्थ है? रजिस्ट्रेशन एक्ट 17 सेक्शन 17 के तहत जिन दस्तावेजों को कानूनी रूप से लागू करने योग्य बनाने के लिए, उसे लीगली इन्फोर्सेबल बनाने के लिए पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है, उन दस्तावेजों का पंजीकरण नहीं होने से ऐसे दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। जबकि अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करें तो अचल संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित कोई भी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जिसका रजिस्टर्ड होना रजिस्ट्रेशन एक्ट और टीपी एक्ट के तहत आवश्यक है, उसे भी न्यायालय में किसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। सेक्शन 49 के प्रोविज़ो में लिखा है
कि एन अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अफेक्टिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड रिक्वायर्ड बाय दिस एक्ट or the Transfer Property Act 1882 to be registered may be received as an evidence of a contract in a suit for specific performance under Chapter 2 of the Specific Relief Act 1877 or as evidence of any collateral transaction not required to be affected by registered instrument. इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि admissibility of unregistered agreement to sell in a suit of specific performance of contract is not barred. Civil Appeal number 2535 of 2023 in the case of R. Hemalata versus कास्थुरु के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने कहा अचल संपत्ति की बिक्री से संबंधित अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए मुकदमे में साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। इन प्रावधानों के परिदृश्य में एडमिसिबिलिटी ऑफ एन अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल की बात करें तो पहली बात कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट 108 के अनुसार किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के हस्तांतरण से संबंधित एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। दूसरी बात कि सेक्शन 49 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 17 सेक्शन 17 के प्रावधान के अनुसार जिन डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है उसे लीगली इन्फोर्सेबल बनाने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है। वहीं सेक्शन 49 के प्रोविजो को देखें तो प्रावधान के अनुसार जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित हो वह स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट में एविडेंस के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल को अ प्रॉपर्टी कैन बी एडमिटेड इन एविडेंस इन ए सूट सीकिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सच एन एग्रीमेंट। न्यायालय ने यह भी कहा कि एग्रीमेंट टू सेल का अनरजिस्टर्ड होना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट को उसके एडमिसिबिलिटी को प्रभावित नहीं करता है। इन सारी बातों को देखते हुए मेरी राय है, मेरा अपना ओपिनियन है कि सामान्यतः प्रावधान के रूप में रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट कानून में लागू करने योग्य है, परंतु कानूनी परिदृश्य के अनुसार एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जिसे पंजीकृत करने अनिवार्य है अगर उसे पंजीकृत नहीं कराया जाता है तो उसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि इसे लागू करने की मांग करने वाला पक्षकार अपने तथ्य को साबित करने के लिए दस्तावेज पर भरोसा नहीं कर पाएगी और यह प्रक्रिया पक्षकार को अपने अनुबंध को लागू करने से वंचित कर सकती है। इसलिए एग्रीमेंट टू सेल अर्थात विक्रय अनुबंध का पंजीकृत कराना आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि यह विषय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को शेयर करें ताकि कानूनी जानकारी सब तक पहुँच सके। धन्यवाद।